सवाल नंबर फर्स्ट, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ किसके बराबर हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, 20,919 के। कैसे? यहाँ देखिए, 19,000 हमने यहाँ पर 19,000 लिख दिए, 19 सैकड़े यानी हमने यहाँ पर 1900 लिख दिए, 19 इकाइयाँ हमने यहाँ पर 19 लिख दिया। अब 19,000 प्लस 1900 प्लस 19, तो इसका टोटल हो गया 20,919। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, 20,919। नेक्स्ट, 8 माइनस 2 बराबर 6 में वियोजक है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 3, -2। कैसे? 8 ऊपर वाला वियोज्य कहलाएगा और नीचे वाला -2 वियोजक कहलाता है, और इन दोनों का अंतर 6 शेषफल कहलाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है -2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, 0.5 इंटू 0.5 बराबर 0.25। क्योंकि अगर इन सबको हम पैसों में देखें तो यहाँ पर है 0.5 का मतलब है 50 पैसे, ये 2 रुपये, ये 25 पैसे और ये 1 रुपया। क्योंकि इनको हल करेंगे तो यह आएगा, इनको हल करेंगे तो यह आएगा, इनको हल करेंगे तो यह आएगा, और इसको हल करेंगे तो यही का यही रहेगा। तो सबसे कम कौन है? 0.25। तो हमारा विकल्प 3 ही सही उत्तर है। नेक्स्ट, 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 4, 492। क्योंकि 70 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या हैं 71, 73, 79, 83, 89 प्लस 97। तो इसका टोटल करेंगे हो जाएगा 492। 500 सेमी प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर कितने के बराबर है? तो यहाँ पर सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, 5055 मीटर के। कैसे? इसे समझिए। 500 सेमी किसके बराबर होता है? 5 मीटर के, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 50 मीटर का 50 मीटर ही है, प्लस 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5000 मीटर। तो अब 5 मीटर प्लस 50 मीटर ये कितने हो गए? 55 मीटर, और 5000 मीटर ये, तो 5000 प्लस 55, 5055 मीटर हमारा उत्तर है। तो विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? इसे भी हम पैसे के रूप में ही समझ लेते हैं। जैसे कि ये 1 रुपया, 3/4 का मतलब है 75 पैसा, 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा, और 1/2 का मतलब होता है आधा रुपया अर्थात 50 पैसा। तो सबसे कम कौन है? 1/4, 25 पैसा। तो हमारा विकल्प 2 है, वह सही है। 7/9 का हल है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है फर्स्ट, 9 भाजक बराबर 2 भाज्य इंटू 4 भागफल प्लस 1 शेषफल। क्योंकि जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग दिया गया है तो 2 भाज्य हो गया, इंटू 4 भागफल, इन दोनों का गुणा करेंगे 8 प्लस 1 शेषफल रहता है वह 9 हो जाएगा, जिसे हम आगे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो 9 है, उसे हम भाजक कहेंगे, जिससे भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है। यहाँ पर 1 शेष रहेगा तो वो क्या होगा? शेषफल, और ये जो 4 इधर आएंगे वो हो जाएंगे भागफल। तो हमारा सही उत्तर है 9 भाजक बराबर 2 भाज्य इंटू 4 भागफल प्लस 1 शेषफल। नेक्स्ट, 8 प्लस 2 बराबर 10 में योज्य संख्या है। तो यहाँ पर 8 व 2 दोनों ही योज्य संख्या कहलाती हैं। जोड़ में जितनी भी संख्या होती हैं सभी संख्याओं को योज्य संख्या ही कहते हैं, और उनके टोटल को योगफल बोलेंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है। किसी वर्ग P तथा आयत Q का परिमाप समान है तो उनके द्वारा जो क्षेत्रफल है उनमें क्या संबंध होगा? तो देखिए, इसे भी यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वह है P का क्षेत्रफल, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से, जिसे हम समझते हैं यहाँ पर।
मान लो वर्ग P का परिमाप कितना है 16 और आयत Q का परिमाप भी है 16, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है, यहाँ सवाल में दिया हुआ है। जब परिमाप वर्ग का दिया हुआ है 16 तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि वर्गों की चारों की भुजाओं को मिलाकर 16 होता है। 4 + 4 + 4 + 4, तो वर्ग की एक भुजा कितनी होगी 4। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा की घात 2 अर्थात भुजा इंटू भुजा, तो 4 × 4 करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर और मीटर नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप भी हमारे पास कितना है 16। अब जब 16 परिमाप है तो लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि वर्ग में तो चारों बराबर होंगी लेकिन आयत में लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, तो लंबाई 6 और चौड़ाई 2 मानिए, जिसे मैं यहाँ पर आपको चित्र में समझा रहा हूँ। यहाँ लंबाई 6 है तो यहाँ नीचे भी 6 होगा, तो 6 और 6 12 हो गए, 2 इधर भी और 2 इधर भी, तो 12 और 4 16 हो गए, तो हमारा यह 16 परिमाप हो गया। इसकी जगह पर हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 है तो नीचे भी 5 होगा, 5 और 5 10 और 3 इधर और 3 इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा 16। लेकिन हर स्थिति में उत्तर कितना आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल से कम आएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 16 है। तो यहाँ पर देखो आयत का क्षेत्रफल अगर 6 × 2 करते हैं तो 12 प्राप्त होगा, अगर 5 × 3 करते हैं तो 15 प्राप्त होगा। लेकिन स्थितियाँ क्या होंगी, वर्ग के क्षेत्रफल से हर हमेशा कम होंगी। तो हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है P बड़ा होगा Q से, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल से। तो हमारा विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट 40 के लिए सही रोमन अंक है, तो वह सही रोमन अंक है फर्स्ट। अब हम समझते हैं जैसे कि L को 50 कहते हैं, तो 50 - 10 किया तो हमें 40 प्राप्त हो गया। अगर ये x इधर होता तो 50 + 10 60 कहलाता। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दूसरा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है 1 सही है, बाकी ये 40 नीचे वाला गलत है। कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है? सहभाज्य संख्याएं वे कहलाती हैं जिनमें दोनों संख्याओं का एक साथ ही भाग जाता है, जैसे कि यहाँ पर 83 और 11, तो इन दोनों में उन्हीं संख्याओं का भाग जाएगा, जैसे कि 83 में 83 का और 11 में 11 का, अर्थात इन दोनों संख्याओं का एक साथ उसी संख्या में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सभी की सभी सहभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है, तो वो अंतर होता है सिर्फ उद्देश्य का, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है उपलब्धियों को चेक करना, जबकि नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है गलतियों को ढूंढना। बाकी का कोई लेना देना नहीं है। गणित के अध्ययन से विद्यार्थी में कौन सी शक्ति का विकास होता है? तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वह है डी, सभी शक्तियों का, क्योंकि गणित तर्क शक्ति पर आधारित है तथा एक अमूर्त कल्पना है, इनसे इन सभी शक्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट, गणितीय शक्ति को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। सामुदायिक उद्देश्य है वह है व्यवहारगत परिवर्तन, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। त्रिभुज ABC का परिमाप होगा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है AB + BC + C है, क्योंकि त्रिभुज ऐसा होगा उसमें A, B और C 3 शीर्ष होंगे, तो हमें तो AB, BC और C है तीनों का टोटल करना है तो परिमाप आएगा, अर्थात AB एक भुजा है, BC एक भुजा है और C एक भुजा है, 3 भुजाओं का टोटल हमें त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो सही विकल्प है वह राइट है B। सरल रेखा के संबंध में जो सही नहीं है वह है, सरल रेखा की लंबाई होती है, सही है, सरल रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, तो यह गलत है। जो बी विकल्प है वही गलत है। बाकी सरल रेखा की ऊंचाई नहीं होती, यह सही बात है। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा गुजरती है, सही बात है। तो विकल्प नंबर 2 गलत है। 4/5, 5/6 और 7/15 का HCF क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है 1/30। अगर बटे में कभी भी HCF पूछे तो HCF का फॉर्मूला क्या है? HCF बराबर ऊपर वाली संख्याओं का तो HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी हैं? जैसे कि 4, 5 और 7,
तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, 4, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ 1 होगा। नीचे वाली संख्या कौन कौन सी है, 5, 6 और 15, तो 5, 6 और 15 का एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। तो यहाँ पर सही उत्तर है वह है 1/30। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? हमें चाहिए विषम भी चाहिए, दूसरा चाहिए भाज्य चाहिए। तो 17 तो विषम है लेकिन ये क्या है, अभाज्य है। 13 भी विषम है लेकिन यह अभाज्य है, जबकि हमें चाहिए भाज्य। तो 12 तो सम संख्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो 15 है वह क्या है, विषम भी है और दूसरा भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, 600। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लो एक संख्या x का 2/3 का 1/4 बराबर है 100। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम पहले गुणा करेंगे। तो जैसे कि x का गुणा 2 और 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर नीचे वाली संख्याओं का भी गुणा करेंगे, या 3 का गुणा 4 से करेंगे 12 आ जाएंगे, और यहाँ पे 12 का वज्र गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अब x के साथ गुणा वाली संख्या को बराबर के बाद वाली संख्या के नीचे लिखते हैं। तो x के साथ गुणा वाली संख्या कौन है, 2, तो 1200/2 बराबर 600 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये 200 की जगह आगे 1 है तो यह 1200 हो जाएंगे। ये 1200 का 1200/2 बराबर 600 उत्तर। नेक्स्ट, x व y 2 सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्प में विषम संख्या है। विषम संख्या x प्लस y, जैसे कि विषम संख्या उसने कहेंगे जिसमें हम 2 का भाग नहीं लगा सकते। तो मान लीजिए x और y दोनों ही सम संख्या है, x भी सम है और y भी सम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। जैसे कि 2 और 2 4 सम प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि x माइनस वाई, जैसे कि 4 में से हम 2 घटाएंगे, सम में से सम घटाएंगे क्योंकि ये दोनों सम ही है। 4 में से 2 गया तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। ये भी दोनों ही सम संख्या हैं, हमें चाहिए विषम संख्या। तो x प्लस वाई, जैसे कि 2 + 2 तो 4 होगी, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें नई संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी, 5 विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यह क्या है, x प्लस वाई प्लस 1, यह एक विषम संख्या है। बाकी की तीनों सम संख्या है, क्योंकि x इंटू वाई, जैसे 2 × 2 करेंगे तो हमें 4 सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो विकल्प 3 सही है। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह है विकल्प नंबर 1 ही सही है, क्योंकि 0.3 × 0.3 को हल करेंगे तो 0.09 प्राप्त होगा, जबकि 8.1 तो इसका उत्तर क्या होगा, 0.9 × 0.9 करेंगे तो 0.81 मिलेगा। तो ये तो गलत है। 0.25 का भी 0.5 × 0.5 करेंगे 0.25 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह 1 सही है। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये हो तो मूलधन होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 है। हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को प्रिंसिपल p के रूप में मान लेते हैं। ब्याज कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, p का p दर दी है y और समय भी दिया है y बटा 100 का 100। अब इधर से हम वज्र गुणा कर लेंगे तो y का 100 से गुणा करेंगे तो 100y हो जाएगा, बराबर का बराबर p का p, एक y का y और इस y का ये y। इस y से ये y कट जाएगा रेड वाली से, क्या बचेगा, 100 का 100 बराबर py बचेगा। अब p के साथ गुणा वाली संख्या को बराबर के बाद वाली संख्या के नीचे रखते हैं तो यह y उड़ के इधर आ जाएगा तो 100 बटा y हो जाएगा बराबर p का p। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है 2 नंबर का, 100 बटा y हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इन पूर्व का बटा 100 है, जबकि ऊपर वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूलधन इंटू दर इंटू समय भागित 100 है, यानी समय के बटे 100 है। तो ये जो विकल्प है 1 नंबर वो गलत है, क्योंकि पूरे के बटे में 100 है। तो विकल्प 2 सही है। एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा।
तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत है वह है विकल्प नंबर 3 12.5। कैसे? क्योंकि अपेक्षित लाभ बराबर क्या है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हमें लाभ कितना हुआ है? 8 और 9। 8 क्रय मूल्य है, 9 विक्रय मूल्य है। 1 का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ? क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो 8 के ऊपर 1 इंटू 100 का 100, 100 बटा 8 किया, 12.5 हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, ये वही सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट देखो, यदि कक्षा 3 का एक छात्र 3 + 4 - 12 लिखता है तो इसका मतलब है यहाँ पर लड़का वास्तव में करना क्या चाहता था? वह 3 × 4 = 12 करना चाहता था। अर्थात यहाँ पर लड़के को मौलिक चिन्हों का ज्ञान नहीं है, उसे गणित का ज्ञान नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़के ने 12 किया है। उसे जोड़ व गुणा का ज्ञान नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह है, उसका भी उसे ज्ञान नहीं है। अर्थात उसे गणित के मौलिक चिन्ह हैं, उनके बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 सही है। m व n दो धन पूर्णांक हैं। यदि m की घात n बराबर 25 हो तो n की घात m बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर 5 की घात 2 बराबर 25, तो ये तो m हो गया और ये n हो गया। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में जैसे दिया है, n की घात m क्या होगा? तो 2 नीचे आ जाएंगे, 5 घात पे चला जाएगा, तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो क्या उत्तर क्या आ जाएगा? 32 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी है वो सही है। निम्न में से गणित की प्रकृति है, यह अमूर्त है, यह भी सही है, यह तार्किक है, यह भी सही है, यह विज्ञान है, यह भी सही है। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है डी, सभी सही है। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। गणित अमूर्त है इसलिए यह सबको कठिन लगती है, बाकी के उत्तर का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस बात पर बल देती है? तो जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 2, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। यही सही है क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में यह बताया गया है कि एक बच्चे को मूल संक्रिया हैं जो जोड़ बाकी गुणा भाग हैं वो उसे आनी ही चाहिए। अर्थात गणित में प्रत्येक बच्चों को सफल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह आगे बढ़ पाएगा, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।